नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे श्रम सुधार कानूनों की। मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। श्रम कानून बदल देने से देश में बिजनेस बढ़ जाएगा तो मुगालते में है, गलत फहमी है सरकार। हम नीचे लागू करने नहीं देंगे और उसका पहला कदम 2 सितंबर हड़ताल में जा रहा है। पिछले 1 साल में सरकार ने श्रम कानूनों में कई बदलाव किए हैं, लेकिन अब सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार का इरादा 44 श्रम कानूनों को 4 कानूनों में तब्दील करने का है। इस पूरी प्रक्रिया को कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि अभी के जो श्रम कानून हैं वो बेहद पेचीदा हैं और एक ही मसले पर कई कानून मौजूद हैं। सरकार का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया अभियान के लिए इन कानूनों में बदलाव बेहद जरूरी है। तो आइए स्पेशल रिपोर्ट के पहले हिस्से में सरकार के तर्कों और सरकार की मंशा पर बात करते हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा सादर निवेदन। 16 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की। तब उन्होंने मजदूरों के हालात सुधारने के प्रति अपने सरकार की वचनबद्धता दोहराई। समाज जीवन में भी श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। देश के सब मिलकर के देश में तभी प्रधानमंत्री ने इंस्पेक्टर राज का जिक्र किया और उन कानूनों पर सवाल उठाए जिनसे कारोबारियों को परेशानी होती है। इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है और उसके कारण मुझे विश्वास है कि हम जो ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सरकार ने बदलावों की पहल करने में देर नहीं की। जल्द ही उद्योगों को 16 केंद्रीय श्रम कानूनों से मुक्ति दे दी गई। इसके तहत उद्योगपतियों को कंप्लायंस रिपोर्ट खुद ही दाखिल करने की छूट मिली, वो भी ऑनलाइन। इसके अलावा भी कई श्रम कानूनों को बदला जा चुका है। मसलन अप्रेंटिस एक्ट 1961 में कई खास परिवर्तन किए गए हैं। नए प्रावधानों के मुताबिक अप्रेंटिस से कितने घंटे काम लेना है और क्या काम लेना है, ये कारखाने का प्रबंधन ही तय करेगा। उद्योगों को अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग के सलाहकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अप्रेंटिस की छुट्टी और दूसरे मसलों पर उद्योगों का फैसला अंतिम होगा और जहां अप्रेंटिस एक्ट के उल्लंघन पर पहले उद्योग मालिक को 6 महीने की जेल हो सकती थी, अब वह प्रावधान हटा दिया गया है। इसके अलावा भी श्रम कानून 1988 में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनसे उद्योग को कई प्रावधानों से छूट मिल गई है। 16 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन में मौजूद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नजरिए की खूब तारीफ की। उनका कहना है कि सरकार बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। सरकार कर रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है।
कि हमारे यहाँ बिजनेस करना आसान हो, जिससे कि इंडस्ट्री बाहर से आके यहाँ मैन्युफैक्चर करे, यहाँ के लोग मैन्युफैक्चर करें और यहाँ का प्रोडक्ट बाहर भी ले जा सके, हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव हो। और इसलिए सरकार ने बिल्कुल ही बड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस दिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कंपनी लॉ रजिस्ट्रेशन का है, फाइनेंशियल सर्विसेज का है, दूसरे जो कैसे बिजली कनेक्शन लेंगे उसका है, कैसे हम कंस्ट्रक्शन परमिट लेंगे उसका है। पर कई करीब 50 ऐसे बिंदु हैं, सभी पे सरकार ध्यान दे रही है और उसी में लेबर लॉज भी एक महत्वपूर्ण अंग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एक अस्थायी तौर से विकास करने का। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड आल्सो द एनफोर्समेंट। श्रम मंत्रालय का इरादा 44 श्रम कानूनों को 4 श्रेणियों में समेटने का है। सरकार की योजना वेतन, औद्योगिक संबंध, कारखानों में हिफाजत और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 4 अलग अलग कोड बनाने की है। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक वेतन से जुड़े 4 कानूनों का विलय कर एक कानून या कोड बनाया जाएगा। अभी वेतन से जुड़ी अलग अलग करीब आधा दर्जन परिभाषाएं हैं। नए कानून में वेतन की एक परिभाषा तैयार करने का प्रस्ताव है। इस श्रेणी में न्यूनतम वेतन कानून 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून 1965 और समान वेतन कानून 1976 का विलय किया जाएगा। इसके अलावा मध्यम और छोटी फैक्ट्रियों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान बन गया है। फैक्ट्रियों को लेबर इंस्पेक्टर की जांच से छूट मिलने से उद्योग जगत खुश है। अब बॉयलर इंस्पेक्टर हैं, बहुत कम जगह पे है। अब आपको एक बार बॉयलर खोल दिया और आप बॉयलर इंस्पेक्टर के आप वेट कर रहे हैं, तब तक आपकी फैक्ट्री आप समझ ले बॉयलर ही बंद हो गई। तो उसको सिंप्लीफाई करके सरकार ने कहा कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी हो सकता है। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव पर जो तेजी दिखाई है, उससे उद्योग जगत की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब वह चाहता है कि सरकार श्रम कानूनों के कोडिफिकेशन का काम जल्दी पूरा करे, लेकिन सरकार के लिए राह उतनी आसान नहीं है। श्रम कानूनों में बदलाव से मजदूर संगठन नाराज हैं। इनमें आरएसएस का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है। बीएमएस सरकार से इस कदर नाराज है कि उसने फैक्ट्रियों की लेबर इंस्पेक्टर से जांच में छूट का मामला आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में उठा दिया। गवर्नमेंट जो इस मुगालते में थी कि मैं तो कुछ भी करूंगा, कोई क्या कर लेगा, पार्लियामेंट में हम पावर में है, कुछ भी कर लेंगे। तो केवल इतना नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे जगह पर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां आप आंसरेबल हैं। भारत के कल कारखानों में मजदूरों की सुरक्षा अब कभी उच्च प्राथमिकता नहीं रही, बल्कि सुरक्षा के मानदंडों के पालन में भारतीय उद्योग जगत का रिकॉर्ड खराब रहा है। आम धारणा है कि फैक्ट्रियों में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाएं दबा दी जाती हैं। सिर्फ ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं ही सामने आ पाती हैं जिन्हें दबाना आसान नहीं होता। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशक में औद्योगिक दुर्घटनाओं में हर साल करीब 10% का इजाफा हुआ है। अंदेशा है कि लेबर इंस्पेक्टर की जांच से छूट के बाद फैक्ट्रियों के सुरक्षा इंतजामों में और गिरावट आएगी, मगर उद्योगपति इस आशंका को सही नहीं मानते। तो वो तो हम अगर सेल्फ सर्टिफाई करके भी दिए और तब भी अगर वो नहीं कंप्लाई कर रहे तब भी सजा होगी। तो यही बात हम लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट लेबर लॉज हो और हमारी इंडस्ट्री सिंप्लीफाइड तरीके उसको कंप्लाई करेगी। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन हो, जहां बहुत ही एसेंशियल आइटम है वहां पहले से ही परमिशन की बात हो, लेकिन कंप्लायंस होना चाहिए। और कंप्लायंस होने के लिए जो जरूरी नियम है उसी को लागू किया जाए, एक सरल तरीके से किया जाए। तो सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। सरकार का दावा है कि श्रम कानूनों में तब्दीली मजदूर संगठनों से राय मशवरे के बाद ही की गई हैं, लेकिन मजदूर संगठन इसे सिरे से नकारते हैं। फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज किया, करके रिजेक्ट किया। मतलब जो चेंज गवर्नमेंट सब्सटेंटिव चेंज जो फैक्ट्रीज एक्ट में वो प्रपोज कर रहा था, parliamentary standing committee by their recommendation they told that this should maintain, status quo should be maintained,
particularly on the threshold limit of employment. 40 तक काम करने वाले सारे फैक्ट्री एक्ट का बाहर चला जाएगा. ये जो प्रपोजल था बोला जो इट शुड बी मेंटेन स्टेटस को, नो सच चेंज शुड बी मेड. एंड अबाउट अदर टू, अबाउट expanding the spread over hour of working hour और overtime को बढ़ाने का, ये दोनों को बोला यू मस्ट रिविजिट इट. तो अब उद्योग जगत सरकार से श्रम कानूनों में बड़े फैसलों की उम्मीद कर रहा है. खास तौर पर उसकी उम्मीद औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव की है. फिलहाल सरकार इस बदलाव को अंतिम रूप देने में लगी है. ये भी बताया जा रहा है कि सरकार, उद्योग और ट्रेड यूनियनों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है. लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन इस मसले पर सरकार के साथ टकराव के रास्ते पर हैं. इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रम कानूनों में सुधार या बदलाव की. सरकार अब 3 अहम कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है और इन कानूनों को इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी मजदूर और मालिकों के बीच संबंध या विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया था. अब सरकार का इरादा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, औद्योगिक रोजगार एक्ट 1946 और औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के विलय का है. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में व्यवस्था है कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उस कारखाने को बंद करने से पहले मालिक को सरकार से अनुमति लेनी होगी. अब सरकार मजदूरों की ये संख्या बढ़ाकर 300 करना चाहती है, मगर मजदूर संगठनों का कहना है कि ये संशोधन फैक्ट्री मालिकों को हायर एंड फायर यानी जब चाहे किसी को नौकरी पर रखने और जब चाहे हटाने की छूट देता है. राइट टू गवर्नेंस एंड राइट टू बीइंग गवर्नड, यही तो है कोई लॉ का जो मूल बात. सबके ऊपर रूल ऑफ लॉ बने, यही तो है होल पर्पस ऑफ आवर ऑल लेजिस्लेशंस. इसमें आप 90% ऑफ द वर्कर्स को लेबर लॉ का बाहर फेंकना चाहते हो. मतलब मालिकों का रूल चलेगा, सरकार के रूल नहीं चलेगा. इज इट मैंने कोई वेलकम पोजीशन हो सकता है? जो लोग बोलते हैं वो कॉर्पोरेटों का दलाली करते हैं. वो सरकार के जो भी पोजीशन में हो, डोंट एडिट दिस, लेट मी टेल यू, वो कॉर्पोरेटों का दलाली कर रहा है. Labor laws, exemption from the furnishing returns. प्रस्तावित संशोधनों के तहत किसी कारखाने में यूनियन बनाने के वर्तमान नियम को बदलना भी शामिल है. जाहिर है इसे मजदूर संगठन आशंकित हैं, लेकिन उद्योगपतियों की राय है कि यूनियनों की गतिविधियां किसी के फायदे में नहीं होती. अभी तो जिन विषयों का लेबर मिनिस्टर जिक्र कर रहे हैं, अभी 2 विषय चर्चा के लिए आए हैं त्रिपक्षीय समिति में. एक बेज कोड है, एक IR कोड है. कोडिफिकेशन करने की कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, अच्छा कदम उठाया सरकार ने. लेकिन कोड के जो कंटेंट्स हैं वो कुछ कंटेंट्स आपत्तिजनक है, उसमें संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है. तो ट्रेड यूनियन की ओर से हम लोग क्या क्या आपत्तियां हैं उनको उस कमेटी में बता रहे हैं. अगर वो जल्दबाजी में पार्लियामेंट में गए बिना इस इशू को रिजॉल्व किए तो डिस्प्यूट आएगा. अभी तक तो उन्होंने जो हमको भरोसा दिया है कि आप सबके विचार हम सुन रहे हैं, सरकार प्रयास करेगी कि इनको एकोमोडेट करेंगे. 2 बिंदुओं पर जो ध्यान दिया जा रहा है हम लोगों की तरफ से, और वो एक तो यह है कि जो ट्रेड यूनियन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज को, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ तक हो सके एक ट्रेड यूनियन उसी लोगों को में से हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दूसरा नंबर का है. अभी है कि 7 से ज़्यादा लोग कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. तो कई बार लार्ज कंपनीज में काफ़ी ट्रेड यूनियन हो जाते हैं, तो फिर एम्प्लॉयर के लिए भी नेगोशिएट करना मुश्किल होता है, एम्प्लॉयज के लिए भी बड़ी मुश्किल होता है. तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उसका होना चाहिए. ऐसा जब हम क्लोजर कर रहे हैं उसमें भी शर्तें हैं कि 50 से ज़्यादा होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे, कंपनसेशन देंगे.
तो और इसके बावजूद ये तो कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था इसलिए चाहिए कि हमें जब लगता है कि हम कंपेटिटिव नहीं हो पाएंगे तब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री की कभी ये मंशा नहीं रहती है कि हम ऐसे ही हायर फायर करते रहें। लेकिन जब हम कंपेटिटिव नहीं होंगे तब हम नहीं रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे। इस डर से कई लोग जो 100 एम्प्लॉय तक पहुंच जाते हैं फिर एक्सपेंशन ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं कि हम जैसे आपको ये अधिकार है कि इस बिल्डिंग में आ सकते हैं, जब मन हो तो जा सकते हैं, तो आगे जब मन होगी चली जाएगा। लेकिन कल को आपको ये रेस्ट्रिक्शन हो जाए कि एक बार आ जाएंगे तो जाने के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा, तो शायद आप आएंगे ही नहीं। तो यही बात है। ये नहीं है कि इससे रोजगार में कमी, कई लोग जो अभी एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कि उनको फायर करना ही पड़ेगा, लेकिन यह सुविधा नहीं रहने के कारण कई बार क्या होता है, इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं रहता है। ग्लोबल कंपटीशन, नए प्रोडक्ट्स आ गए, नई टेक्नोलॉजियां आ गई है। आज के दिन में ऐसे तकनीकी आ रही, इतने फास्ट बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह सुविधा नहीं रहने पर कई लोग एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तर्क मजदूर संगठनों के गले नहीं उतरते, इसलिए वे इन संशोधनों का विरोध करने के लिए कमर कस रहे हैं। संसद से अगर ये कानून इन बातों को नजरअंदाज करके पास होता है तो देश के गरीब और मजदूर के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हमारे पास जो एक जनतांत्रिक प्रणाली में एक जो कार्रवाई बचती है, हम सड़कों पर उतरेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा। मैंने अभी आपको कहा कि बंगाल में सरकार की सब प्रकार की सहायता के बाद टाटा टिक नहीं सका। तो ऐसी जबरदस्ती, ऐसी गलती, ऐसी गलतफहमी में कोई कार्रवाई कोई सरकार नहीं करे, उससे सबक लेना चाहिए। हम वर्क प्लेस में उसको जीना हराम कर देंगे। लोकसभा में आप करो ना, ठीक है, पारित कराओ ना, कोई बात नहीं है, हम नीचे लागू करने नहीं देंगे। और उसका पहला कदम 2 सितंबर हड़ताल में जा रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रेजिस्टेंस होगा। कोयला मजदूरों ने 2 दिन हड़ताल करके दिखा दिया, जो ये 2 दिन को हम 4 दिन करेगा तो पावर जनरेशन बंद हो जाएगा। ऐसा मजदूर निहत्ते बैठा नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं। कोई हमारे सत्यानाश करने का कोशिश करेगा, और इसमें हम बिलीव करता है ट्रेड यूनियन, जैसे हमारे नहीं देश का भी सत्यानाश होगा। 1990 की शुरुआत के साथ ही श्रम कानूनों में बदलाव या सुधार की चर्चा शुरू हुई थी। ये वो दौर था जब उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण की नीतियां अपनाई गई थीं। इस दौर में जितनी भी सरकारें आईं, वो सभी श्रम कानूनों में बदलाव करना चाहती थीं, लेकिन चाहकर भी वो बदलाव कर नहीं पाईं। और उसकी वजह थी कि ये सभी सरकारें गठबंधन की सरकारें थीं और क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर करती थीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार स्पष्ट और मजबूत जनादेश के साथ आई है, और उतनी ही मजबूती के साथ वो श्रम कानूनों में बदलाव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन श्रम संगठन जमकर अभी भी सरकार के सामने खड़े हुए हैं। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. नई सरकार का नजरिया है कि उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे, इससे मजदूर वर्ग को फायदा होगा। एनडीए सरकार ने मेक इन इंडिया का सपना सामने रखा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर के निवेशकों से कह रहे हैं कि वे भारत आएं और उत्पादन करें। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। लेकिन ट्रेड यूनियन ये नहीं मानती कि वे या मजदूर निवेश की राह में बाधा हैं, इसलिए वे श्रम कानूनों में बदलाव के भी खिलाफ हैं। एक देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, ये किसका ऊपर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे रिटर्न कैसा है डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट करके जो हम सामान पैदा करेगा वो हमारे देश में बाजार में बिकेगा कि नहीं, उसका ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं बिकेगा ऐसा स्थिति आ जाता है तो कम उत्पादन करते हैं, और वो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो क्रिएट किया इन्वेस्ट करके उससे कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसका रिटर्न कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट में नहीं जाएगा। ये है बेसिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, केपीएमजी और सीआईआई ने मिलकर किया है।
उसका टॉपिक ही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उन्होंने जो भी 5-7 कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें लेबर लॉ नहीं है। उन्होंने कहा जमीन मिलना मुश्किल का काम है, बिजली का कनेक्शन मिलना, पानी का कनेक्शन मिलना, एनवायरनमेंट की परमिशन मिलना, पैसा मिलना, ऐसे 5-7 जो बड़ी दिक्कतें बताई उसमें लेबर लॉ नहीं है। जो बात बोल रहे हैं इस संपर्क में 2 ही टिप्पणी किया जा सकता है। इधर वो समझते नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट आता है, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं इसलिए बोल रहा है, नहीं तो जानबूझ के शैतानी कर रहा है। एक देश में इन्वेस्टमेंट आएगा वो लेबर के कॉन्फ्रंटेशन के रोकता है क्या? कहां हमारे देश के लेबर का जो एरिया है उसमें कॉन्फ्रंटेशन का क्या रिकॉर्ड है बताइए। नंबर ऑफ मैंडेज लॉस ड्यू टू स्ट्राइक इज 1/4 of number of mandates lost due to lockout, layoff and closure. अगर ये अंधी दौड़ चलाएंगे बिना वास्तविकता को पहचाने, किसी इस हवा में आकर के कि श्रम कानून बदल देने से देश में बिजनेस बढ़ जाएगा, तो मुगालते में है, गलतफहमी में है सरकार। मैंने कहा कि कोई भी नहीं कह रहा कि केवल लेबर कानूनों के कारण बिजनेस बढ़ने में दिक्कत, उसके कारण और है, मैंने आपको बताया। तो अगर उसको समझे बगैर सरकार कार्रवाई करेगी तो अनरेस्ट आएगी, अशांति फैलेगी, सड़कों पर झगड़ा खड़ा होगा और झगड़े में कोई पैसा नहीं लगाता। वैसे उद्योग भी ये मानता है कि मेक इन इंडिया को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ श्रम कानूनों में बदलाव ही काफी नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि अपने देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या बिजनेस करने का तरीका है और जिसके कारण डिफिकल्टी होती है, हम 142वां रैंक में आते हैं, तो उसमें लेबर लॉज ही अकेला कारण नहीं है और सरकार भी इसको मानती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, पिछले दिनों में प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उसमें कई अन्य बिंदुओं पर भी काम हो रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से सरकार के डिफरेंट विभागों से मिल करके उनमें भी सुधार कर, कंपनी लॉज में अमेंडमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने में हुआ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए लेना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर लगातार सुधार की आवश्यकता है। अगर हम एक अच्छे, अभी हमें कम्पिटिटिव एक मौका मिल रहा है, आप देख रहे हैं प्रॉब्लम यूरोप में हो रहा है, चाइना में भी स्लो डाउन हो रहा है, तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभर पाएं और इसमें लेबर की अगेंस्ट होकर के नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सबसे बड़ा योगदान वहाँ के जो कर्मी हैं उनका हो सकता है। इसलिए कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनीज लेबर वर्सेस की बात नहीं हो सकती। श्रम कानूनों में बदलाव या सुधार सरकार की प्राथमिकता पर सबसे ऊपर है। सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया के लिए व्यापार को आसान बनाना बेहद जरूरी है। उद्योग इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन श्रमिक संगठन ये दावा कर रहे हैं कि इन बदलावों या सुधारों को जमीन पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। विरोध करने वालों में सरकार का मित्र संगठन भारतीय मजदूर संघ सबसे आगे है। तो जाहिर है इस विरोध के चलते हुए ये मुद्दा चर्चा में रहने वाला है। लेकिन हमें इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया है। कैमरामैन धर्मेंद्र और पूरी टीम के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।